नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम मामलों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला और बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामलों में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी और इसके साथ ही 2 केंद्रों में पहले से ही पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को बता दें कि सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून से एक खबर है, जहां बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही बता दें कि मंजूरी मिली है। खनन विभाग में 18 पद सृजित और इसके साथ ही कृषि से जुड़े फैसले लिए गए। महिला बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही देहरादून से एक खबर है, जहां बता दें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि से जुड़े बड़े मामले और इसके साथ ही प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। उत्तराखंड के विभिन्न जिले में बीजेपी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को लेकर जनता से संवाद करेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार और काशीपुर, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में वरिष्ठ नेता संवाद करेंगे। देहरादून से एक खबर है, जहां बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर इसके साथ ही बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे, जिसको लेकर बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं। और बीजेपी आयोजित करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार की उपलब्धियों पर संवाद किया जाएगा, जहां बखान किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे, जिसको लेकर बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी आयोजित करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके साथ ही प्रदेश भर में बीजेपी संवाद अभियान और इसके साथ ही बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाद किया जाएगा और इसके साथ ही उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ने वाले 2 अहम राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही करीब 720 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 36 किलोमीटर से अधिक सड़क का चौड़ीकरण और सुधार किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही ट्रैफिक को भी नियंत्रित करने के लिए अलग से सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना यात्रियों के लिए न सिर्फ बता दें कि तमाम सुविधा लेके आएगी, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। देहरादून से एक खबर है, जहां बता दें कि हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। चारधाम रूट को जाम से राहत मिलती हुई नजर आएगी और पीएम मोदी ने सड़क परियोजना मंजूरी और 720 करोड़ की हाईवे परियोजना स्वीकृत। देहरादून से हरिद्वार अब सफर आसान होता हुआ नजर आएगा। मोदी गडकरी से उत्तराखंड को तोहफा मिलता हुआ नजर आया है, जहां उत्तराखंड वासियों को बड़ी राहत मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि अब रास्ता सुगम और इसके साथ सुरक्षा से भरा हुआ होगा। और इसके साथ ही बता दें कि अब सफर आसान होता हुआ नजर आएगा, जाम से निजात मिलेगी। इसके साथ ही देहरादून से एक खबर है, जहां 720 करोड़ की हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। और इसके साथ ही बता दें कि जाम की स्थिति से निजात मिलता हुआ नजर आएगा। और मोदी गडकरी से उत्तराखंड को तोहफा मिलता हुआ नजर आया है, जहां उत्तराखंड वासियों को सौगात मिलती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम और सरकार की ओर से खास तौर पर तमाम कार्यक्रमों और इसके साथ ही तैयारियां की गई हैं। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं मंगलवार से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं
और ये 11 साल हमारी सरकार बेमिसाल के रूप में मनाएगी। संगठन आत्मक तौर पर उत्तराखंड के सभी मंत्री और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से एक खबर है जहां बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां अपनी उपलब्धियों को बखान किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी मनाएगी बेमिसाल 11 साल और इसके साथ ही देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने तमाम जानकारी साझा की और इसके साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अब जनता के सामने रखेगी और इसके साथ ही अपनी उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। देहरादून से एक खबर है जहां उत्तराखंड में बता दें कि प्रेस वार्ता और इसके साथ ही देश भर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जहां 11 साल पूरे होने को लेकर बेमिसाल 11 साल को लेकर अपना उल्लेख और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जहां अपनी उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके तहत लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसके तहत कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम होंगे जो मंडल स्तर तक जाएंगे और प्रेस वार्ता के दौरान अब तक के जितने अभूतपूर्व कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा और उनकी जितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, जो जनता देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो वो लाभान्वित हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जाएगा और जिले स्तर तक, मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रमों को लेके जाया जाएगा, जिसमें विभिन्न योग शिविर से लेकर सभी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने चुनावी आरक्षण की समय सीमा तय कर दी है। 13 जून को आरक्षण का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद 14 और 15 जून को बता दें कि आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और इसके साथ ही बता दें कि 16 और 17 जून को जिले स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 18 जून को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 19 जून को यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को भेजी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 13 जून को आरक्षण का प्रकाशन और इसके साथ ही 18 को अंतिम सूची जारी होगी। 19 जून को बता दें कि सौंपी जाएगी। इसके साथ ही पंचायत आरक्षण पर आपत्तियां आमंत्रित और इसके साथ ही दर्ज की जाएंगी और इसके साथ ही बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चलती हुई नजर आ रही हैं। जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही 18 जून को अंतिम सूची जारी होगी और इसके साथ ही बता दें कि आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 19 जून को आयोग को भेजी जाएगी सूची और इसके साथ ही बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जोरों शोरों से तैयारियां चलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और
ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि सीताराम गौशाला में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह एक बार फिर से गुलदार ने गौशाला में हमला कर एक जानवर को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि कल भी गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। इसके साथ ही बता दें कि शिकार की ये पूरी घटना गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इलाके में लगातार गुलदार की मौजूदगी से दहशत का माहौल है और ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही फिलहाल क्षेत्रवासी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और लगातार गुलदार का आतंक बनता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार से ये खबर है, जहां बता दें कि गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बता दें कि गुलदार अपना निवाला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीताराम गौशाला पर गुलदार का हमला देखने को मिला और इसके साथ ही कल भी बता दें कि गुलदार ने एक कुत्ते को अपना निवाला बनाया था और आज एक बार फिर से गुलदार ने बता दें कि हमला किया है, जिसके बाद बता दें कि लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां बता दें कि गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन लगातार गुलदार के आतंक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीताराम गौशाला पर गुलदार का हमला देखने को मिला। इसके साथ ही ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसके साथ ही बता दें कि गुलदार अब लगातार हमला और अपना निवाला बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बता दें कि लोग दहशत में हैं। हरिद्वार के मंगलौर से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां बता दें कि लीची चोरी के शक में कुछ युवकों ने तालिबानी सजा दी है। पेट से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और लात घूंसे और बता दें कि बौछार करते हुए लोग कैमरे में कैद हुए हैं। इसके साथ ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज करना और इसके साथ ही पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां लीची चोरी पर तालिबानी सजा दी गई, युवक को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और इसके साथ ही बता दें कि ये घटना अब तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे भी अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां बता दें कि लीची चोरी करने को लेकर तालिबानी सजा दी गई, युवक को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और इसके साथ ही बता दें कि ये पूरी घटना कैद हुई, जिसके बाद ये पूरी घटना अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। जनपद देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और ट्रक में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 को पुलिस पहले ही अस्पताल पहुंचा चुकी थी, लेकिन एक युवक ट्रक के अंदर फंसा हुआ था। एसडीआरएफ ने तत्काल ट्रक को काटकर घायल युवक को बाहर निकाला और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के कारणों की जांच अब की जा रही है। देहरादून से ये खबर है, जहां बता दें कि बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला और इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाई और इसके साथ ही बता दें कि घायल को अस्पताल में पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है, लेकिन युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भले ही उत्तराखंड में इस साल मई और जून में हुई बारिश और बर्फबारी ने गर्मी से राहत दिलाई हो, लेकिन जब भी मौसम खुला है तो गर्मी ने अपने तेवर जरूर दिखाए हैं। इस साल प्रदेश में मानसून 6 दिन की जल्दी से आने की संभावना है, लेकिन मानसून आने से पहले मंगलवार को गर्मी ने अपने तेवर दिखाए तो गर्म हवाओं ने भी खूब झुलसाया।
आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और इजाफे के साथ ही बता दें कि डिग्री देखने को मिला है। यह सीजन का सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड किया गया और रात के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2.5 डिग्री के बढ़ोतरी के साथ ही 25.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके चलते गर्म हवाओं ने रात को भी परेशान किया है और ऐसे ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी देखने को मिले हैं। उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज हल्की बारिश के साथ मानसून प्रवेश करेगा और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार प्रदेश में 6 दिनों की जल्दी से मानसून प्रवेश करेगा, जबकि पूरे सीजन 6% अधिक वर्षा होने की संभावना है। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 जून को देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। गर्मी ने बता दें कि अपने रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई है और इसके साथ ही मानसून 6 दिन पहले आने की संभावना है। और इसके साथ ही बता दें कि रात में भी गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिससे बता दें कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। इसके बाद स्वागत है खबरों में। आगे बढ़ते हैं। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। भारत एक दूरदर्शी फ्यूचर प्रशासन के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर है और पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल, बोले नड्डा। हमारा फोकस गरीब कल्याण, विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर बात। देश के लिए
कितने फायदेमंद रहे ये 11 साल। विकसित भारत की यात्रा में पीएम मोदी के 11 साल हो चुके हैं। नया भारत, सशक्त भारत के संकल्प के साथ मोदी सरकार के ये 11 साल। कैसे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ का ये ऐतिहासिक दिन भारत की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण के दृष्टिकोण से नीति निर्णायक तारीख बन गया। कैसे 11 वर्षों के सफर में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अकल्पनीय आयाम स्थापित किए। सुनिए। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। ये यात्रा केवल विकास की ही नहीं बल्कि एक नए भारत के पुनर्निर्माण की है। ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और हर भारतीय के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।